हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम मुसलसल आपको इंटरनेशनल खबरें तो देते हैं, लेकिन साथ साथ देश में कुछ जो कुछ हो रहा है उस पर भी कुछ बात करने की, आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में 1 साल हो गया मुसलसल क्रिश्चियंस को टारगेट करते हुए। मैं बिल्कुल खुल करके इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जमाना वो आ गया कि आप कब तक छुपा के बात करेंगे। दूसरे लोग तो मुसलसल प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट नाम लेकर के, मुसलमानों का नाम लेकर के क्या क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें अपनी अपनी पोजीशन समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ हैं, इस देश में हमारा क्या हिस्सा है, क्या ठिकाना है या नहीं है। मणिपुर में क्रिश्चियंस को टारगेट करते हुए हमलों को 1 साल हो गया है। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। एक ही राज्य में ऐसा हो गया जैसे दो राज्य बन गए हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया हो, उस तरह के हालात वहां पर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार भी वहां नहीं गए। और अब ताजा खबर यह है कि मणिपुर में बीजेपी इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है। जिस तरह से कश्मीर में नहीं लड़ रही, इसी तरह से मणिपुर में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने क्या कुछ यहां किया है, हमसे लोग यहां कितना नफरत करते हैं। इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, अभी के क्या हालात हैं, आंकड़े क्या हैं, सियासी सिस्टम में कहीं मणिपुर डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा है इलेक्शन में, जबकि एक राज्य में इस तरह की जुल्म और बर्बरियत जारी है, उस पर कोई क्यों बात नहीं करता। क्या जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमान के बारे में बात नहीं करना चाहती इस डर में कि हिंदू हमसे नाराज हो जाएंगे, वोट उनसे भी चाहिए, क्या ऐसी हालत क्रिश्चियंस की भी हो गई है, उनके बारे में भी कोई बात ना करे? तो फिर क्या कुछ है, हमारी डेमोक्रेसी, संविधान, सेकुलरिज्म कहां पहुंच गया? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के भी और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं। एक लंबा कैरियर जर्नलिस्ट के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, ईसाई रहनुमा के तौर पर। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि हालांकि बहुत ही तकलीफ की बात है कि कोई एक वाकया, यानी दंगे फसाद जिसे पहले कहा जाता था, जब हम जर्नलिज्म यानी तकरीबन 80s में मैंने जो शुरू की थी, आपने तो उससे भी पहले, 2-3 दिन कोई दंगे होते थे, अगर कराए भी जाते थे तो फिर खामोश हो जाते थे। फिर हमने देखा गुजरात 2002, जिसमें 3 महीने तक लगातार चले, उसमें लगा कि सरकार करा रही है। मणिपुर में तो 1 साल हो गया, क्या कुछ है आखिर? ये है कि सब चीज हिंदुस्तान में नॉर्मल है। हम विश्व गुरु हैं और हमारा नेता दुनिया का नेता है। तो जब हमारा नेता दुनिया का नेता है तो उसको घर के बारे में क्या सोचना, तो वो तो अफसोस की बात है। मगर जैसे आपने कहा और ठीक कहा और दर्द से कहा कि बाकियों को क्या हो गया है, क्यों कोई जिक्र नहीं कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सेक्युलरिज्म का जिक्र है, सब कौमों को साथ लेके चलने की बात है, मगर नाम लेके ये नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को हम ये दे रहे हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, आपकी नागरिकता के ऊपर कोई दाग और कोई धब्बा नहीं लगेगा। ईसाइयों को हम ये कह रहे हैं कि आज के बाद आपका ना कोई जिज़िया तोड़ा जाएगा, ना किसी पादरी के ऊपर हमला होगा, ना किसी नन के साथ हाथापाई होगी। ये जो एश्योरेंस कम्युनिटीज को देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या मोर ऑफ द सेम है, इसका एक खतरा है। और इसका मेरा ख्याल है मणिपुर एक बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। मणिपुर में कुकीजो ट्राइब है, छोटी छोटी ट्राइब का एक बड़ा ट्राइब है कुकीजो, पूरा नाम है कुकीजो हमार जो है। इसमें 4 तो मेजर और छोटी छोटी ट्राइब्स इकट्ठे मिलके, जिनका रूट्स एक है, भाषा सिमिलर है, वो इकट्ठे इसमें आती है। उनके साथ वही हो रहा है जो असम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के साथ हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आपका वोट नहीं है।
उनको कहा जा रहा है आप बांग्लादेश से आए हैं, आप घुसपैठिए हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप स्मगलर हैं। उनकी नागरिकता छीन रहे हैं आप, उनको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको फॉरेनर भेज रहे हैं, बना रहे हैं, उनको बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिना सीएए लाए हुए, बिना सीएए लाए हुए आपने सरकार के सिस्टम्स के थ्रू, भाजपा के दोस्तों के थ्रू और एक कौम मैती उनके थ्रू कुकीज जो कि सारे ईसाई हैं उनके ऊपर एक हमला बोल दिया है। 1 साल हो गया है। इसके ऊपर मैं आऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ है, मगर 1 साल हो गया है और दो बातें हमको बहुत दर्द कर रही है। एक तो दर्द कर रही है कि प्रधानमंत्री जो कि दरिया के तल में जाके बैठ के पूजा कर चुके हैं, जो हिमालय पे जाके कर चुके हैं, जो इंडिया गेट के ऊपर योगा कर चुके हैं, जो फला फला जगह जाते हैं, फला फला जगह कपड़े पहन के जाते हैं, उनके पास 5 मिनट नहीं मिले कि अपने 8,000 करोड़ का जो उनका जहाज है उसमें बैठ के इम्फाल जाए और वहां से कारवा लेके आप चूड़ा चांदपुर जाए, पता लगाएं कि क्या हो रहा है मेरे प्रांत में। ये भी तो आपके देश का टुकड़ा है, यहाँ पर भी तो आपकी चलती है, आपको लोग मानते हैं, आपसे लोग प्यार भी करते होंगे जरूरी। आप आखिरकार हिंदुस्तान के शहंशाह नहीं तो प्रधानमंत्री तो हैं। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी में। आपका साया उनसे हट रहा है क्या? आपने ऑलरेडी मान लिया कि वो हिंदुस्तान का भाग नहीं है। आपके पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं, आपकी जो वहां पे सरकार है उसका मुख्यमंत्री कह रहा है, उस मुख्यमंत्री की साया में जो गुंडे राज कर रहे हैं वो कह रहे हैं। आप चुप रहे तो इसका मतलब है कि आप उनसे माफी के और हम सब लोगों के आप खिलाफ हैं। और ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप हिंदुस्तान के एक टुकड़े के प्रधानमंत्री नहीं हैं और बाकी टुकड़ों के प्रधानमंत्री हैं। ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। आपकी पूरी जो राज है उसके ऊपर एक चिन्ह आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा कि आपका शायद राज हिंदुस्तान के हर हिस्से में नहीं जाता। ये आपकी शान के भी काफी खिलाफ होगा। ये मैं आप बात आता हूं कि अगर आप नहीं जा पा रहे किसी वजह से, डर के मारे या किसी और वजह से, आपका मुख्यमंत्री जाता है और एक ही साइड पे बात करके आ जाता है, जो उनका चमचा है चीफ मिनिस्टर उससे बात करके आ जाता है, उसको और शय दे देता है और बाहर आके ये कहता है कि हमको चीफ मिनिस्टर में पूरा विश्वास है, जबकि कुकी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ही तो हमको मरवा रहा है। चीफ मिनिस्टर ही अपना हाथ लोगों के सर पे रख रहा है जो खून कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने ही तो आंख बंद कर ली है जब सरकारी तोपखाना आर्मरी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इन असामाजिक तत्वों से कहा जाता है अब जो आपको बंदूक तोप मशीन गन चाहिए ले जाइए। आप किस तादाद में सरकारी असला गुंडों के हाथ में आया है पिछले 1 साल में, बड़ा भारी प्राइस पे करना पड़ेगा स्टेट को बाद में, क्योंकि असला रह जाता है, वापस नहीं आता है, गुंडों के पास जाता है, स्मगलर्स के पास जाता है, अंडरग्राउंड आर्मीज के पास जाता है, बांग्लादेश में जाता है, वगैरह 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 वगैरह। कोई कान पर चुभ नहीं बैठ रही है। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होने दिया। फौज को जो हुक्म देने चाहिए थे शुरू में और उसके बाद भी वो हुक्म नहीं दे दिए। वो तो खुदा शुक्र कर रहा है हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसके डायरेक्ट इंटरवेंशन से पूरे सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक आदमी चीफ जस्टिस ने कहा कि अब काफी हो गया है, अब मैं 3 रिटायर्ड जजेस की कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी क्या हो रहा है। अलावा उसके एक एसआईटी बना रहा हूं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स, जो पता लगाएगी क्या हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो आज वहां पे आग लग रही होती, बाहर वाले को कुछ जाना नहीं होता और एक तरीके से देखा जाए तो चूड़ा चांदपुर और बाकी लोगों का गाजा से कोई खास बेहतर हालत नहीं होती। ये बड़ी बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको 1 सेकंड में मणिपुर के बारे में बताता हूँ। मणिपुर हिंदुस्तान का आजादी से पहले पार्ट नहीं था एक तरीके से। अंग्रेजों ने, आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर
पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर रखा था कभी भी, क्योंकि वहां के लोग इंडिपेंडेंट थे बहुत सालों से। हिंदुस्तान में, बर्मा में, चीन का भी कुछ हिस्सा है। यहाँ पर जो लोकल लोग थे, देसी लोग थे, उनका अपना ही राज था, अपना ही धर्म था, अपना ही सब कुछ था। उन्होंने आज से, कुकियों ने, आप समझिए कि आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले अंग्रेजों को वहां पे हराया था। मानी रखता है, जब बाकी बड़े बड़े राजा महाराजा जो आज भाजपा में हैं, उनके बाप दादा अंग्रेजों के आखिर घुटने टेक रहे थे, चाहे वो सिंधिया हो या कोई और हो, उस जमाने में अंग्रेजों को मात दी थी पहाड़ों पर, क्योंकि उनकी मादर वतन था, वहां पे कैसे आने देते किसी को। वहां पे उन्होंने किया। वर्ल्ड वॉर 2 में आप जानते हैं कि नागाज ने, कुकीज ने जापान को नहीं आने दिया। जापान ने साउथ ईस्ट एशिया पे बड़ा बड़ा हमला किया था, बहुत जीते थे, और अंडमान में बस गए थे आके उनकी फौजें। अंडमान में उन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो उनकी गिरफ्त में आ गए थे, उनको मार के उनका कलेजा और जिगर खाया था। आपको पता नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हम बात भी नहीं करना मांगते उस जमाने की ना। आजकल जापान की गाड़ियों में तो हम बैठ के चलते हैं, जापान के फोन और चीन के फोन ही तो हम काम करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है उसको भूल जाते हैं। उस जमाने में कुकीज और नागाज ने मात दी थी लोगों को। अब सोचिए कि उस जमीन पर इनका हक किस जमाने से और कितने जोर से है, और आज आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं है। आप उनके खिलाफ मैथिस को पैदा कर रहे हैं। मैथिस को कह रहे हैं कि हम आपको भी वही हुकूक देंगे जो कुकीज को है जंगलात के ऊपर, जमीन के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब का जो हक होते हैं ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन उड़ीसा में शेड्यूल ट्राइब्स को हक होते हैं। जड़ जमीन जंगल उनका है, अंबानी अदानी का नहीं है। अंबानी अदानी भी वहां जाएंगे तो उनकी परमिशन लेके जाएंगे। ये जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, वो आप अचानक कह रहे हैं मैती को कि आप भी ले लीजिए। मतलब कि मणिपुर में सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे, बराबरी आ जाएगी। तो मैती जिनके पास पूरी वैली है, जहाँ पे चावल उगता है, जहाँ पे धान उगता है, जहाँ पे सोना उगता है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो तो है ही आपके पास। अब आप दूसरों की जमीन पर भी आंख बताएंगे। तो ये अचानक वहां पर ये उनको हक दे दिया गया एक दिन, और उसके बाद से आग लग गई। वैली में, इम्फाल वैली में, यहाँ पे एक सीट है लोकसभा, यहाँ सब तकरीबन सारे ही मैती हैं। कुछ एनक्लेव्स कुकीज के हैं जो वहां पे आके नौकरी करते थे, इक्का दुक्का घर नागास के भी है जो वहां नौकरी करते हैं। हर कुकी गिरजाघर, हर कुकी घर साफ कर दिया गया, रातों रात जला दिया गया। औरतों का के साथ जिना किया गया, गैंग रेप किया गया, उनका नंगा करके सड़क के ऊपर उनको किया गया। उनमें से एक औरत उस जवान की थी जिसने कारगिल में हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने में अपनी कुवत लगाई थी, अपनी ताकत लगाई थी, अपना खून दिया था। उस आदमी की बीवी को साथ आपने चिना किया, उसको नंगा करके आपने सड़क के ऊपर घुमाया। हम सब के लिए शर्म की बात है। जॉन दयाल साहब, आपने गाजा का जिक्र किया और जमीन पर कब्जे का जिक्र किया, तो कुछ चीजें जरा लिंक होती हुई नजर आ रही हैं। अगर अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन ना होती तो वहां भी हालात गाजा जैसे हो जाते, आपने ये बात कही। उस सब के बावजूद पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, कहीं कोई जिक्र मणिपुर का नजर नहीं आता, किसी अखबार में कोई जिक्र नहीं आता। इतना इतना आंखों पे पट्टी बांधने का जो काम किया जा रहा है, लोगों के सामने हकीकतें ना आने पाए, इसका कोई इलाज है क्या हो? क्योंकि देखिए, जुल्म जब कहीं कब्जा करने की कोशिश होती है, फिलिस्तीन और इजराइल वाला भी मामला यही तो है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करके एक मुल्क बना, उसके बाद मुसलसल अब गाजा से भी सब लोग निकल जाओ यहां से। आपने मणिपुर के बारे में जो बताया कि अंग्रेजों को और जापानियों को, उनको सबको उन्होंने मात दी, आखिर क्या है, क्या लगता है? मैं एक चीज, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जब आप बात कर रहे थे, क्या
आरएसएस, बीजेपी, हालांकि इससे थोड़ा सा हटके हो गया, लेकिन मैं पूछ लूं आपसे तजर्बे की बुनियाद पर, क्या आरएसएस, बीजेपी इस किस्म की हरकतें करके, अलगाववाद को और ज्यादा जिंदा करके, क्या मुल्क को तोड़ने की तैयारी है? ये बहुत ही एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं तो मैं तो अपना साथ भी हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह चुके हैं ना, तभी तो इस पर बैन लगाया था एंटी नेशनल करके। शायद पहली एंटी नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर गई थी, जब तक कोई खालिस्तान का जिक्र नहीं था और कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि शुरू से ही टू नेशन थ्योरी इन्हीं की देन है। शुरू से ही अलगाववाद फैलाना, कौमों के बीच में झगड़ा फैलाना, परिवारों को तोड़ देना, जमीन को तोड़ देना, इन्हीं का, इनके लिखा, हम क्या बोलेंगे, इनकी किताबों में खुद लिखा गया है, ये खुद लिखा गया है कि इनके देश में, जिसको अपना देश कहते हैं, जो हमारे बाप दादाओं का भी देश है, इनके देश में यही रहेंगे और मुसलमान और ईसाई का कोई हक नहीं रहेगा, और अगर रहना मांगते हैं तो इनकी गुलामी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये किताब मैं नहीं बता रहा हूँ, सावरकर साहब बोल गए हैं, जिनको ये आजकल वीर कहते हैं, गोलवालकर बोल गए हैं, हेडगेवार बोल गए हैं, जो तीन इनके पिता हैं, तीन मूर्ति जिनकी है, जिन्होंने इनको जन्म दिया है, उन्होंने अपनी कागज पोथी में लिखा, इनकी विरासत में इनको दी कि आप बाकी लोगों से आप घृणा कीजिए। ये बुद्धुओं को और सिखों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनसे कोई खास अलगाव नहीं है, उनको घड़ी घड़ी उनकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला करते हैं। उनको कहते हैं कि बुद्धि और सिख अलग अलग नहीं है, हिंदू ही है। सिख कह रहा है मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सिख हूं, मैं गुरु नानक का चेला हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाला हूं। ये कह रहे कि नहीं, आप हिंदू है। बुद्धा हिंदू है, बुद्धा लड़ गया कि मेरे को आपकी ये सरोकारी, आपकी नौकरी, आपके कानून, आपकी किताबें मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को खुदा भी पसंद नहीं है। बुद्धा कह गए हैं कि आदमी को अपनी अकल लगानी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या ठीक है, क्या रास्ता है, और फिर ठीक रास्ता अपना ढूंढना चाहिए। वो कह गए कि बुद्धबाजी में और आग लगाने से इनसे काम नहीं चलता, इनसे कोई धर्म ऊपर नहीं बढ़ता। तभी तो बुद्ध अलग हुए थे, आज से 2500 साल पहले, ईसा से 500 साल पहले, हजरत से 1000 साल पहले। सोच सकते हैं उस जमाने में भी जो नेहरू कहते थे, जो हम कह रहे हैं, उसके ऊपर वो अड़ गए थे अपनी बात, कि ये जो आपकी पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, ये इंसान को इंसान से अलग करता है, कास्टिज्म लाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा करता है, इससे ऊपर आपको उठ के आना है, जो शायद पुराना आदम और हवा के जमाने में था। ये जो बातें हैं, इसको दोबारा आप इम्पोज करेंगे 21वीं सदी में, और अपनी फौज लेके, अपनी पुलिस लेके, अपने सरमाएदार लेके, अपना गोदी मीडिया लेके, तो आपकी नीयत के ऊपर हम शक नहीं करेंगे, आपकी नीयत के खिलाफ हम बोलेंगे। और यहाँ पे आपने पूछा कि पूरा देश जिक्र क्यों नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया के बारे में क्या बात करूं, उनका नाम लेते ही मुंह में कड़वाहट आती है, दांतों में किरकिरापन आता है, वो बिल्कुल उनका तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। अगर बाकी देश को क्या हो गया, क्यों मणिपुर का नासूर एक डिबेट नहीं बन पा रहा है, जो भी जिक्र करता है भाजपा और कुछ मेजर पार्टीज उसको नजरअंदाज कर देती है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या क्या कोई फ्यूचर में कहीं कोई चीज कुछ नजर आती है, कहीं कोई उम्मीद है मणिपुर के कुछ हालात बेहतर हों? हालांकि पूरे देश को ही बहुत सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन मणिपुर में जो ये 1 साल जिस तरह से गुजरा है, अभी तक क्या कुछ आंकड़ों की मदद से कुछ चीजें आप बता सकते हैं, जो चूंकि लोग भूल रहे हैं कि क्या कुछ है, अभी हालत क्या है? सब याद रखा जाएगा, स्लोगन है ना, सब याद रखा जाएगा, नस्लों को बताया जाएगा, ताकि चौकन नहीं रहे, किसी के खिलाफ बैर ना रखे, मगर दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं याद रखे। याद वशिम जिसको इजरायली कहते हैं, और उनको भी मैं दिलाना मांगता हूँ, हर कौम की याद वशिम होती है, हर कौम की, और उसको मेरा ख्याल है बच्चों को कुछ हद तक पढ़ाना चाहिए, ताकि कौमें भी आपस में दोस्ताना भाव रखें। किसी ने मेरे को
पुराने ज़माने में पीटा था, तो शायद मैंने भी किसी को पुराने ज़माने में पीटा था। जब इस बात का पूरा सब लोगों को पता लगेगा, तो शांति के लिए एक बुनियाद बनती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, 3 तारीख पिछले साल का तो मैंने ज़िक्र किया अभी, उस औरत के साथ क्या हुआ, उस वीर सेनानी की बीवी के साथ क्या हुआ। तो जब किसी सेनानी की बीवी के साथ आप कर सकते हैं, तो क्या रहेगा? उस रात और उसके अगले हफ्तों में तकरीबन 2000 दो 250 के आसपास लोग मारे गए हैं। क्यों पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि कई लाशें अभी भी बरामद नहीं हुई हैं। ये जल गई या कुत्ते खा गए या जंगल में ऐसी घमासान में रही कि अभी तक नहीं मिली है। जो अस्पताल में लाशें आई थी, वो भी 9 महीने तक सड़ गई थी। उनको दफन नहीं किया गया था। दफनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही थी। सरकार इतनी डरी हुई थी या इतनी जाहिल थी। 350 गिरजाघर ध्वस्त कर दिए गए, जला दिए गए। आप सोच सकते हैं कि एक गिरजाघर भी गिर जाए तो हमारे दिल को चोट लगेगा। 350 तो फिर अब क्या उसका, ना रोया जाता है ना सदमे में, टोटल सदमे में है लोग। और 60,000 लोग बेघर हो गए, जिसमें से 10,000 लोग मैती थे, क्योंकि जब हमला ज्यादा हो गया तो कुछ कुकियों ने उनके इलाके में जो मैती थे उनके घरों पे भी आग लगा दी और वो भाग के इम्फाल आ गए। तो तकरीबन 10,000 आप कह सकते हो मैती इम्फाल में सरकार के रेफ्यूजी कैंप्स में है। सरकार के रेफ्यूजी कैंप उन्होंने स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग्स में खोला हुआ है। और 60,000 से कुछ कम कुकी रेफ्यूजी हैं चूड़ा चांदपुर और नजदीकी पहाड़ियों पर। वहां पे सरकार नहीं है। सरकार ने कोई स्कूल में रेफ्यूजी कैंप नहीं खोला है। रेफ्यूजी कैंप ईसाइयों ने खोले हैं, चर्चेस में, छोटे चर्च में, बड़े चर्च में, चर्च के हॉल में, चर्च के साथ जो स्कूल होता है उसमें, चर्च के गराज में। कुछ नहीं मिला तो चर्च के मैदान में तंबू लगाकर। मगर चर्च का पैसा तो आपने कई साल पहले रोक दिया था, एफसीआरए के। चर्च की सोशल सर्विस आपने बंद करा दी थी। चर्च के पास भी खाने के लाले हैं। वहां पर जो लोग जमा कर पाते देते हैं। शुरू शुरू में तो सब्जी थी, अब धीरे धीरे करके सब्जी नहीं है, चावल है, उबले हुए चावल और नमक है। बच्चा हो, बड़ा हो, प्रेग्नेंट औरत हो, नवजात बच्चा हो, तो ये हालत आ गई। दवाइयाँ नहीं है। हर्षवर्धन और मैं वहां का दौरा किया और बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि वहां पे बॉर्डर्स ऐसे हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर उस महीने में ज्यादा शांत है। कम से कम हर रोज तो गोलियां नहीं चल रही। हम जब गए, और उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे कुछ मुसलमान हैं, मैती मुसलमान, जिनकी मदर टंग मैती है, मगर हैं वो इस्लाम को मानने वाले। उनके ऊपर भी कभी कभी पुराने जमाने में हमले होते थे, मगर आज की तारीख में वही अकेली एक कौम है और उनकी कारें हैं जो जहां जा सकते जाते हैं। तो उन टैक्सीज में हम लोग गए, इम्फाल से लेके चूड़ाचांदपुर तक। रास्ते में 7 बारी ऐसे बॉर्डर हमको पार करने पड़े, जो मैं तो आपकी चैनल ने कई बार बताया है कि मैं तो बेरूत और लेबनान और सीरिया और सारे इलाकों में घूम चुका हूँ, श्रीलंका में घूम चुका हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर्स और वॉर बॉर्डर्स क्या होते हैं मैं जानता हूँ। मगर 7 बारी अगर आपकी जांच हो, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हथियार है कि नहीं है, बंदूक की नोक पर आपसे पूछा जाए तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। जिसमें से सिर्फ 3 बारी सरकारी पूछताछ थी, असम राइफल से, मणिपुर राइफल से और फौज से। बाकी जो पूछताछ थी वो आर्म्ड मैतीस, और आखिरी जो पूछताछ थी वो कुकियों से थी, जब हम उनके घर के पास पहुंच रहे थे। ये तो इंटरनल हालत है वहां पे, किसका राज है पता नहीं लगता। और जब हालत आप देखेंगे, और हालत रेफ्यूजी तो रेफ्यूजी है, रेफ्यूजी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या गाजियन हो या यूक्रेनियन हो या रशियन हो,
उसकी तो उसके बाद तो उसकी ना जात होती है ना खाने को लाले पड़ जाते हैं, छत आसमान के नीचे छत नहीं होती है। रेफ्यूजी की हालत मैंने आपको बयान की, ऊपर हुआ चावल और नमक खा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है। कितना सख्त है जो बूढ़े बच्चे औरतें अगर सिर्फ उबला हुआ चावल और नमक खाने पर मजबूर हो जाएं, इंसानियत की एक तरह से इससे ज्यादा बदतर सूरत हाल नहीं सोची जा सकती। 12 अच्छा नहीं, जी 12 महीने जी जी 12 महीने तक जाहिर है वो तो एक तरह से स्लो पॉइजन का काम करेगा। इंसान कितने दिन जिंदा बचेगा, कहाँ उसकी सेहत बच पाएगी। अब ये बताइए कि ये जितने भी हमारे अगर इंटरनेशनल कनेक्शन देखें तो भारत सरकार अमेरिका के बहुत नजदीक है। अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरे मुल्क अपने आप को ईसाई मुल्क भी एक तरह से कहते हैं। तो ये सारे ईसाई मुल्क भी जो भारत से दोस्ती की बातें करते हैं, हर जगह साथ खड़े होते हैं, यूनाइटेड नेशन में हर जगह, क्या वो कभी मणिपुर जैसे मामलात पर कोई दबाव नहीं डालते भारत सरकार पर? क्या कुछ है? मैं हमेशा कहता हूँ, विदेशी मुल्क इंग्लिस्तान हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या अमेरिका हो, ये सरमाएदार हैं, ये व्यापारी हैं। व्यापारी बन के तो हिंदुस्तान आए थे पहली बारी, जी 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 ये अभी भी व्यापारी है। आप हमसे हथियार खरीदते रहिए, हवाई जहाज खरीदिए, बम खरीदिए, रॉकेट खरीदिए, असला खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदिए, जब तक आप हमसे खरीद रहे हैं उसमें आप जो मर्जी करना है। जब अमेरिका और चीन की दुश्मनी आप बताते हैं, वो इकोनॉमिक दुश्मनी है, क्योंकि इतने दूर दोनों दोनों देश एक दूसरे से इतनी दूर है कि एक दूसरे पे हमला तो नहीं कर रहे, धमकी देते हमला तो नहीं करते ना। वहां पे इकोनॉमिक है कि आप अगर बढ़ेंगे, आपका व्यापार ज्यादा होगा तो यकीनन हमारा कम होगा थोड़ा बहुत। तो पड़ोसी दुकानदार भी जानता है, इश्तेहार लगाता रहता है बड़े बड़े, मेरी दुकान ज्यादा अच्छी है, ओरिजिनल मैं ही हूँ। चांदनी चौक में यही तो करते हो क्या है, जी भाई जी बढ़ जाते हैं, मेरी दुकान ज्यादा अच्छी है, पुरानी है, पापा का आशीर्वाद मेरे पास ही है, ये जी कहते रहते हैं ना। ये सरमाएदार है और हिंदुस्तान खरीदार है, हाँ, हिंदुस्तान बिचौलिया भी है। इसराइल से हथियार खरीद के बाकी देशों को बेचता है, बिचौलिया है। अमेरिका के हथियार अफ्रीका में कोई खरीदा मांगता तो उसको बेच देता है। तो जब तक हिंदुस्तान का ट्रेड बैलेंस अमेरिका के साथ इतना एडवर्स ना हो, खरीद रहे हैं हम। और एक तरीके से जैसे हम यूक्रेन के बारे में कहते हैं और इसराइल के बारे में कहते हैं, जब अमेरिका असला बेचता है आपको, मान लिया 5 बिलियन का, तो यकीन मान के चलिए आपने तो 5 बिलियन खरीदे, मगर अमेरिका ने 4 बिलियन अपनी इंडस्ट्री को दिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री तो बना रही है, उनकी इंडस्ट्री से ही तो अमेरिका खरीद के आपको दे रहा है। तो पैसा अमेरिका का ही वजन बढ़ रहा है, इससे आपका नुकसान ही हो रहा है, आपका खोट जा रहा है। हिंदुस्तान ये पूरी बात समझता नहीं है, शेखी के मारे, फॉल्स प्राइड के मारे। और जो साउथ एशिया में एक तरीके से होड़ लगी हुई है हथियारों की, फौजों की, जहां पे शाम का इवनिंग फ्लैग डाउन भी एक जंग बन जाता है, जैसे हम वाघा बॉर्डर पे देखते हैं, बदतमीजी की हद हो जाती है वहां पर। तो उस समय उसमें अमेरिका तो अपना माल बेच रहा है, उसको क्या फिक्र है। ईसाइयों की बात कही हमने, अमेरिका को ईसाइयों की बात अगर जरा भी उनके होता तो रशिया और यूक्रेन में क्यों जंग बढ़ने देता। हम्म, दोनों ही ईसाई हैं, दोनों ही ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, छोटे मोटे ईसाई नहीं है, जी जी ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। आप दोनों को मरने दे रहे हैं। रशिया की एक भी गोली जब यूक्रेन आती है तो एक ईसाई मरता है, अच्छा, यूक्रेन की गोली एक जब रशियन को जाती है फिर दूसरा ईसाई मरता है। वो तो आप जितने मरे हैं सारे के सारे ईसाई है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सरदार नहीं है, और यकीनन कोई यहूदी नहीं है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान के ईसाइयों का रहनुमा अमेरिका है या इंग्लिस्तान है या और कोई है। जिस तरीके से हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहनुमा सऊदी अरेबिया तो नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है। तो आपकी आपकी इस बात से जो एक नतीजा सामने आ रहा है वो ये कि जो पूंजीपति हैं, जो कारोबारी घराने हैं दुनिया भर के, वो एक तरह से
हर किस्म का बैर, जंग, तबाही वो मुसलसल कराते रहना उनके इंटरेस्ट में है और उसकी वजह से मुल्क तबाह हो रहे हैं, समाज टूट रहे हैं और लोगों के हाथ से रोटी छिन रही है। वो उबला हुआ चावल और नमक खाने के लिए मजबूर हैं। एक बड़ी तादाद है जिन्हें वो भी नहीं मिल रहा। गाजा के लोग मुसलसल भूखे और किन हालात से गुजर रहे हैं। तो ये सारा पूंजीपतियों का और ज़ायनिस्ट कहिए या नफरत फैलाने वाले आरएसएस बीजेपी किस्म के लोग कहिए, वो भी तो पूंजीपति है। बिल्कुल के जो सबसे बड़े लोग जो है अंबानी अदानी उसमें आते हैं और अनगिने ऐसे आते हैं जो टैक्स देते नहीं है तो उनका पता भी नहीं है आपको। जी 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 पर है कि सैकड़ों बिलियनियर्स है, एक दो नहीं, सैकड़ों बिलियनियर्स है हिंदुस्तान में और सिलिकॉन वैली में। तो क्योंकि वो अपना बाह्य खाता नहीं बताते आपको पता नहीं है कि कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर्स उनकी वो है। तो इतने हिंदुस्तानी बिलियनियर्स कैसे पैदा हो गए और किसके साथ? हमारे साथ तो नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए दुनिया को सभी को यानी आंखें खोल करके जीने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि इंसानियत के दुश्मन आखिर कौन लोग हैं, क्या कुछ है। और इसमें धर्म मजहब भी सब बिल्कुल पीछे रह जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं जो पूरी दुनिया को लूट करके खाना चाहते हैं और उसके बीच में लोगों को आपस में टकराना, लड़ाई कराना। मुसलमानों के बीच में जाइए तो सुन्नी शिया बात करेंगे, सऊदी अरब ईरान बात करेंगे, जहां कहीं भारत आएंगे तो हिंदू मुसलमान बात करेंगे। हर सतह पर टकराव पैदा करते रहना है ताकि सब कुछ हथियारों में जाए, सब कुछ कारोबार उन्हीं का चलता रहे और लोगों के हाथों में सूखा हुआ चावल भी ना रहे, सूखी रोटी ना रहे। इन हालात तक दुनिया को पहुंचा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने खासतौर पर मणिपुर के बारे में जो हालात बताए वो बहुत ही तकलीफदेह हैं, बहुत ही तकलीफदेह हैं इंसानियत के लिए। लेकिन इनसेंसिटिव हो गया पूरा देश, नॉर्मल समझ लिया गया और मणिपुर के उन लोगों को जिन्होंने जान दी है, जो अभी तक रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं बगैर सरकारी मदद के और बहुत ही सख्त हालात से गुजर रहे हैं, उनकी तरफ किसी की तवज्जो ना रहे। ये पूरी साजिश है। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को हकीकतें बताएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करना मांगता हूँ क्योंकि एक तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, नेशनल टीवी पे अखबारों में इक्का दुक्का कभी आर्टिकल आ जाता है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और लिखा शब्द पावरफुल होता है मगर वो कागज पे काला स्याही है। बोली हुई बात जो बयां में आती है, जो दर्द आवाज में आ सकता है, उसको लिख के बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये जो मौका देते हैं लोगों को, मेरे को नहीं, गार्जियंस को, बाकी लोगों को, कि बता पाए कि क्या हो रहा है, ये बात लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को समझ में आ जाती है। और आपकी चैनल पॉपुलर है, काफी लोग उसको बात करते हैं, जिक्र करते हैं और यूट्यूब पे अक्सर देखते रहते हैं जो हम देख रहे हैं उस पर व्यूअरशिप पर। तो आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंसानियत रिश्ता जो है ना वो सबसे अहम है और जालिम और मजलूम दो ही कौमें हैं इस दुनिया में। मजहब के बारे में तो ये तो वो अलग अलग पर्दे डालने के तरीके हैं, लेकिन जालिम और मजलूम ही कौमें हैं। मजलूम अगर साथ आ जाएं सब एक साथ तो जालिम की हिम्मत ना हो। मुसलसल साजिशें दूर रखने की होती हैं, उसको समझ करके इंसानियत को नजदीक लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।